अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए जा रहा हूँ जीएसटी का जो ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़ चैप्टर है उसके बारे में अपनी चर्चा। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं ऑफेंस एंड पेनाल्टीज़ का तो सीजीएसटी एक्ट के ये चैप्टर नंबर 19 में दिया गया है। जी हाँ, चैप्टर नंबर 19 में दिया गया है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो सिमिलर टाइप का जो ऑफेंस है ना, वो आपका जो अलग-अलग एक्ट है जैसे कि सीजीएसटी एक्ट की तरह यूटीजीएसटी एक्ट है, वैसे ही आपका आईजीएसटी एक्ट है, एसजीएसटी एक्ट है, उन सब में भी सिमिलर टाइप का पेनाल्टी दिया गया है, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज दिया गया है। अब जहां तक बात करते हैं कि पेनाल्टी जो शब्द है ना उसको जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से उसका मतलब लिया जाता है। जैसे कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में जो स्टैट्यूट होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, जो टेम्पोररी पनिशमेंट या फिर सम ऑफ मनी इम्पोज किया जाता है उसको पेनाल्टी कहा जाता है। या फिर किसी लॉ का या कॉन्ट्रैक्ट का वायोलेशन करने के बाद किसी काम को करने के लिए जो करने बोला गया था उसको नहीं किया, या किसी काम को कर दिया जो नहीं करना था, ये सब वजह से जो है पेनाल्टी जो है वो लगती है। अब जहां तक बात करते हैं कि जीएसटी लॉ में पेनाल्टी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर मिन्स रिया है, मिन्स रिया का मतलब होता है इंटेंशन या फ्रॉड। अगर मान लीजिए कि भाई साहब आपका फ्रॉड इंटेंशन है तो ज्यादा पेनाल्टी लगेगा, और फ्रॉड इंटेंशन नहीं है तो कम पेनाल्टी लगेगा। ऐसा डिफाइन किया गया है कि भाई इंटेंशन आपका बहुत जरूरी है देखना। अब यहां पर प्रोसिक्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोसिक्यूशन में क्या होता है ना कि प्रोसिक्यूशन में आपका लीगल प्रोसीडिंग जो इनिशिएट कर दिया जाता है। प्रोसिक्यूशन में ऑफेंस दो प्रकार का बोला गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल मतलब ज्यादा खतरनाक सीरियस टाइप का ऑफेंस जो कि बेलेबल नहीं होता है। कॉग्निजेबल का मतलब नॉन बेलेबल, क्योंकि सीरियस कैटेगरी का ऑफेंस होता है। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है कि जो आपका लेस सीरियस है, जिसमें बेल मिल जाता है। तो यहां तक की बात मैंने जो है कि आपको स्क्रीन पे वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसकी चर्चा मैंने अभी तक नहीं की है। अभी तक मैं आपको पेनाल्टी के बारे में कुछ बेसिक बातें बता रहा था, लेकिन अब हम लोग आते हैं हमारे प्रोविजन के हिसाब से। जो चैप्टर नंबर 19 है ना, जिसको ऑफेंस एंड पेनाल्टीज कहा जाता है, उसमें हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 122 की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो को सुनते वक्त में आपने हेडफोन का लगा लिया होगा ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बना रहे, क्योंकि मैं सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट आपको बता रहा हूं ताकि मैं वीडियो कम समय में कंप्लीट करके आपको अच्छे से रिवाइज करवा पाऊं। तो हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 19 में ऑफेंस एंड पेनाल्टीज बताया गया है। चैप्टर नंबर 19 में सेक्शन 122 से लेकर 138 तक सेक्शन दिया गया है। 122 से लेकर 138 तक ऑफेंस एंड पेनाल्टीज को पूरा बता देता है। अब जो पूरा बता देता है सेक्शन 20 एक आईजीएसटी एक्ट का आता है। एक आईजीएसटी एक्ट है ना, उसमें सेक्शन नंबर 20 आता है। वो बोलता है ना, जो पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन जो सीजीएसटी एक्ट में डाला गया ना, उसको हम भी कॉपी पेस्ट करते हैं। सेक्शन 20 जो है ना आईजीएसटी एक्ट का, बस इसी बात को बहुत हद तक बताता है कि भैया उस जो सीजीएसटी वालों का जो कानून है ना उसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब जहां तक बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 19 में हम लोग जो सबसे पहला सेक्शन देखने के लिए जा रहे हैं वो सेक्शन नंबर 122 है। आपको पता है सेक्शन 122 जो होता है ना, उसमें सबसेक्शन 2 है एक करके। सेक्शन 122 का सबसेक्शन 2, वो सबसेक्शन क्या बोलता है ना, वो 73 74 वाले के मामले की तरह मामला है। अब 73 74 में तो जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा 122 का सबसेक्शन 2 में भी चला जाएगा। क्या मामला है सब भाई साहब? तो 122 का सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर आपका जो है नॉट लेवी शॉर्ट लेवी, लेवी नहीं किया या कम लेवी किया, नॉट लेवी लेवी प्रॉब्लम है, या फिर नॉट पेड शॉर्ट पेड, नॉट पेड शॉर्ट पेड या इरोनियस रिफंडेड है। उसके अलावा सेक्शन 122 का सबसेक्शन 2 आपको क्या बोलता है, आईटीसी को रॉन्गली यूटिलाइज कर लिया है इन्हीं रजिस्टर्ड पर्सन। ये गुनाह किसने किया है? रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि गुड सर्विस या बोथ का सप्लाई करता है। अगर उसने टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड या इरोनियस रिफंड कर लिया है या फिर आईटीसी को रॉन्गली एविल या यूटिलाइज किया है, तो उस परिस्थिति में भाई साहब अगर फ्रॉड वाले हो ना, तो उस सिचुएशन में बोला गया है फ्रॉड वाले हो तो 10,000 और जितना ड्यूज था ना तुम्हारा टैक्स विच एवर इज हायर, टैक्स 10,000 या ड्यूज विच एवर इज हायर। अगर नॉन फ्रॉड वाले बात हो ना, फ्रॉड विलफुल स्टेटमेंट या सेपरेशन ऑफ फैक्ट का मामला नहीं है ना, तो 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यूज, 10,000 और मात्र 10% ऑफ टैक्स ड्यूज। फ्रॉड वाला मामला है तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यूज। ये सबसेक्शन 2 की कहानी बताती है। ठीक है, ये पहले मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि आप 73 74 सेक्शन में इस चीज को पढ़ते हो।
अब जहां तक बात करते हैं कि यहां पर जो सबसेक्शन 1 है ना, वो 122 का सबसेक्शन 1, इसमें करीब 21 प्रकार की कहानी लिखी गई है, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि 10,000 या फिर जितना डिपार्टमेंट को घाटा हुआ, विच एवर इज हायर, जितना डिपार्टमेंट को घाटा हुआ आपकी वजह से, विच एवर इज हायर का पेनाल्टी लगेगा। यानी कि जितना टैक्स इवेड हुआ है या फिर नॉट डिडक्टेड या पेड हुआ है सरकार को, या आईटीसी का घाटा सरकार का हुआ है, जो भी घाटा हुआ है ना सरकार को, 10,000 या फिर इक्विवेलेंट टू जो गवर्नमेंट को घाटा हुआ है, विच एवर इज हायर, उतना पेनाल्टी लगेगा। करीब 21 गुना बताए गए हैं। अब जब 21 गुना को मैं समराइज करने की बात करता हूं ना, तो इतना लंबा चौड़ा तो याद नहीं रहेगा। यहां पर मैं आपको गुनाहों का लिस्ट में जो है ना उसको आसान करता हूं। अगर इनवॉइस से रिलेटेड गुनाह है, अब इनवॉइस से रिलेटेड गुनाह आप खुद ही सोच सकते हो कि सप्लाई किया था लेकिन इनवॉइस इशू नहीं किया, सप्लाई किया था या फिर इनकरेक्ट इनवॉइस इशू किया, या फॉल्स इनवॉइस इशू किया, या सप्लाई किए बिना ही इनवॉइस इशू कर दिया। ठीक है, सप्लाई किए बिना ही इनवॉइस इशू कर दिया, या फिर गलत इनवॉइस इशू किया, सप्लाई किया ही नहीं था फिर भी किया इनवॉइस इशू, सप्लाई कर दिया था तो गलत इनवॉइस किया, फॉल्स इनवॉइस किया, या फिर इनवॉइस इशू नहीं किया सप्लाई करने के बावजूद। ये इनवॉइस का जो लफड़ा है ना, वो इस 21 गुना में शामिल है। कुछ पॉइंट कल ले लिया। अब टैक्स कलेक्शन और टैक्स डिडक्शन, जैसे टीडीएस टीसीएस होता है ना आपका इनकम टैक्स में, वैसे जीएसटी में भी होता है। सेक्शन 51 सीजीएसटी एक्ट का बोलता है टैक्स डिडक्शन के बारे में, और 52 बोलता है टैक्स कलेक्शन के बारे में। टैक्स डिडक्ट करना था और नहीं किया, या फिर टैक्स डिडक्ट तो कर लिया लेकिन सरकार को ही पे नहीं किया तुमने, तो डिडक्शन में प्रॉब्लम, या फिर कलेक्शन में प्रॉब्लम। कलेक्ट करना था लेकिन आपने कलेक्ट नहीं किया, ड्यू डेट के 3 महीने बीत चुके हैं, आपने कलेक्ट करना था नहीं किया, या फिर ड्यू डेट के 3 महीनों के अंदर में पे नहीं किया सरकार को, या फिर आपने टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड और कोई गुनाह किया है, नहीं किया, कम कलेक्ट किया, या फिर सरकार को पे करने में फेल कर गए। 3 महीने का समय यहां पर दिया गया कलेक्शन में। तो उस सिचुएशन में यहां पर बोला तो भी आप सेक्शन 122 के सबसेक्शन 1 में आ जाओगे, और 10,000 और जितना सरकार को नुकसान विच एवर इज हायर का पेनाल्टी लग जाएगा। तो हमने यहां पर इनवॉइस देखा, टैक्स डिडक्शन देखा, टैक्स कलेक्शन देखा। अब यहां पर आईटीसी भी आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आता है। सबसेक्शन 2 बोला आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन ने गलत सप्लाई करके गलत लिया है या यूटिलाइज किया है, लेकिन आईटीसी के सारे मामले को सबसेक्शन 1 कवर कर लेता है। यानी कि आपने एक्चुअल सप्लाई के कॉन्ट्रावेंशन में या फिर एक्ट या रूल के हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं किया है, गलत कर दिया है आपने, तो उस सिचुएशन में भी 122 का सबसेक्शन 1 में आ जाएगा। रिफंड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहां पर है कि अगर रिफंड को फ्रॉड से ऑब्टेन किया है, तो फ्रॉड से ऑब्टेन किया है, तो अब यहां पर सबसेक्शन 2 में बोला गया था इरोनियस रिफंड, और यहां पर बोला गया कि फ्रॉड से अगर रिफंड लिया था तो। और उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स करके एक चैप्टर देखा होगा आपने, अकाउंट्स एंड ऑडिट जीएसटी में। अगर मान लीजिए कि अकाउंट्स रिकॉर्ड रखना था इतने सालों तक और आपने नहीं रखा, या फिर फॉल्स अकाउंट्स को फर्निश कर दिया, या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को फर्निश कर दिया, या फॉल्स रिटर्न या इंफॉर्मेशन दिया, या फिर आपने जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दिया अपने फाइनल रिकॉर्ड को, या कुछ ऐसा गड़बड़ी किया जो कि अकाउंट से रिलेटेड है, तो भी यहां पर 122 के पेनाल्टी में आ जाओगे। रजिस्ट्रेशन में भी आपका 122 का पेनाल्टी आता है कि अगर लायबल थे पर तुम लायबल थे उसके बाद भी तुमने रजिस्ट्रेशन काय को नहीं लिया, तो वो भी यहां पर आ जाएगा। ऑफिसर का ना तुम प्रॉब्लम करोगे ना, तो भी यहां पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए ऑफिसर को अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा था और आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, या उसका ड्यूटी परफॉर्म करने में जो हेल्प करना था वो नहीं किया, या ऑब्स्ट्रक्ट किया उनको, तो उस सिचुएशन में भी 122 में जाओगे। ट्रांसपोर्ट में यानी कि ईवे बिल की जो कहानी थी ना आपकी, जिसमें 50,000 से ज्यादा तक ट्रांसपोर्ट करने पर ईवे बिल रखना पड़ता था ना, वो भी यहाँ पर कवर कर जाएगा कि 122 में कवर कर जाएगा कि बिना स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट के अगर आपने गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया। फिर टर्नओवर में भी अगर आपने लोचा किया है, तो सप्रेस करने की कोशिश की है, तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। या फिर क्या बोलते हैं उसको, एक लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन वाला जो गुड्स होता है ना, उसको सप्लाई, ट्रांसपोर्ट या स्टोर किया है, या उसमें आप रीजन टू बिलीव है कि आप इन्वॉल्व थे, तो भी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जहां तक बात करते हैं कि किसी भी एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स जो कि असेसमेंट के लिए जरूरी था उसको आपने लोचा करने की कोशिश किया, उसमें गड़बड़ करने की कोशिश किया, टेम्पर या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो भी यहां पर आ जाएगा। अगर डिटेन जो गुड्स था, उस डिटेन या सीज या अटैच गुड्स का नोटिस मिल चुका था, उसके बाद भी आपने उसके साथ डील किया है, डिस्पोज किया है, या टेम्पर करने की कोशिश की है, तो भी 122 के पेनाल्टी में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार जो है आप 122 के पेनाल्टी का जो ऑफेंस का लिस्ट है उसको आप रीड कर लोगे। ये जो लिंक है इस वेबसाइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके एक बार रीड जरूर से कर लेना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन 122 की कहानी संपन्न की। अब जहां तक हम लोग बात करेंगे सेक्शन 122 के बाद जो कहानी की बात करेंगे वो आपका कहानी होगा 123 का कहानी।
एक मिनट मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 123 की कहानी। 123 कितना आसान सेक्शन है। 123 यहाँ पर बोलता है कि इंफॉर्मेशन रिटर्न फेल करने, पता है इंफॉर्मेशन रिटर्न जिसको फर्निश करना है ना, उन लोगों पे ना ये सेक्शन बहुत मेहरबानी करता है। क्यों मेहरबानी करता है ना, क्योंकि इसने बोला है ना कि सिर्फ 100 रुपये पर डे का पेनाल्टी लगेगा, वो भी मैक्सिमम 5,000 तक पेनाल्टी लगेगा। ये कहाँ का इंसाफ हुआ। यहाँ पर आप देखो इन्फॉर्मेशन रिटर्न सेक्शन 150 में बताया गया है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि बैंक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह हो गया, उन लोगों को बोला गया है ना सेक्शन 150 में कि भैया रिकॉर्ड या स्टेटमेंट आपको एक रखना है और उसको फर्निश करना है, जिसको इन्फॉर्मेशन रिटर्न बताया गया है। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर आपको डिफेक्ट लगा ना, तो आप पर कितनी मेहरबानी है। देखो अगर डिफेक्ट लगा ना कि भैया इन्फॉर्मेशन रिटर्न में इनके डिफेक्ट है, तो उनको 30 दिन का टाइम दे के ना प्लस एक्सटेंशन पीरियड भी दिया जाएगा रिक्वेस्ट करने पर कि भैया अपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लो। अगर डिफेक्ट को रेक्टिफाई भी नहीं किया, इन्फॉर्मेशन रिटर्न फर्निश भी नहीं किया, तो उस सिचुएशन में नोटिस मिलेगा कि प्लीज 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 इन्फॉर्मेशन रिटर्न फर्निश कर दीजिए ना, कर दीजिए ना। अगर फिर भी नहीं किया, 90 दिनों का टाइम मिलेगा नोटिस मिलने के बाद इन लोगों को। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्पेसिफाइड लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन रिटर्न 150 में फर्निश करना है, 90 दिनों का टाइम दिया जाएगा कि भैया नहीं किया है या डिफेक्ट किया है तो 90 दिनों का टाइम ले लो, लेकिन कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। अगर फिर भी नहीं किया तो फिर प्रॉपर ऑफिसर डायरेक्ट करेगा 100 रुपये पर डे, वो भी मैक्सिमम 5,000 तक का पेनाल्टी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका 100 रुपये पर डे का पेनाल्टी है, मैक्सिमम 5,000 का पेनाल्टी है। ये हम लोगों ने देखा इन्फॉर्मेशन रिटर्न फर्निश करने में अगर फेल करता है तो क्या होगा। अगला सेक्शन आएगा हमारा सेक्शन 124। सेक्शन 124 में हम लोगों को क्या देखना है, तो आपका स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखना है। तो सेक्शन 124 आप लोगों को क्या बोलता है, स्टैटिस्टिक्स फर्निश करने में अगर गड़बड़ी की तो। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स फर्निश करने में गड़बड़ी की तो 10,000 रुपये का पेनाल्टी लगेगा भाई साहब। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स फर्निश करने में गड़बड़ी करी तो 10,000 का पेनाल्टी लगेगा, और कंटिन्यू किया ना तो 100 रुपये पर डे, लेकिन मैक्सिमम 25,000 रुपीज का पेनाल्टी लगेगा। सेक्शन 124 ऐसा बोलता है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सेक्शन 124 की। तो ये क्या बोलता है, अगर जिसको इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स फर्निश करना था, स्टैटिस्टिक्स फर्निश करना सेक्शन 151 में बताया गया है। यहाँ पर बोला गया है ना कि आपका पेनाल्टी लगेगा 100 रुपीज। ठीक है, पहले तो 10,000 का पेनाल्टी लगेगा, बीच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज, अप टू 10,000 का पेनाल्टी लगेगा। उसके बाद बोला कि अगर कंटिन्यू कर दिया ना फिर भी ऑफेंस, तो उस सिचुएशन में यहां पर बोला कि आपको आपको बोला कि फॉर ईच डे आफ्टर फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच ऑफेंस कंटिन्यूज। अब ले यहाँ पर जो है फर्स्ट डे से, जब से ऑफेंस आपने कंटिन्यू किया है, आपको 100 रुपये पर डे का पेनाल्टी लगेगा, मैक्सिमम 5,000 तक का मात्र पेनाल्टी लगेगा। अब मैं यहाँ पर आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ कि कुछ मैटर के लिए ना कमिश्नर नोटिफिकेशन देती है स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कमिश्नर नोटिफिकेशन के थ्रू स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है। अब इस नोटिफिकेशन में कमिश्नर या उसका ऑथराइज पर्सन जो है ना, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर में स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना चाहता है। कलेक्ट करने के लिए ना, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए ना, वो क्या चाहते हैं ना कि आपको इंफॉर्मेशन या रिटर्न फर्निश करो। अब इंफॉर्मेशन या रिटर्न फर्निश करने के लिए जब आपको बोला जाता है और बिना रीजनेबल कॉज के आप फर्निश नहीं करते हो, तो आप कौन हो, जीएसटी नंबर के होल्डर हो। तो आपको पेनाल्टी लग जाएगी, 124 के तहत पेनाल्टी लग जाएगी, जो कि 10,000 प्लस कंटिन्यू करने पे 100 रुपये पर डे, लेकिन मैक्सिमम 25,000 तक जाएगा 100 रुपये करके। ठीक है, लेकिन 10,000 का फिक्स्ड पेनाल्टी आपको लगेगा अप टू 10,000, वो भी बोला गया बीच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज। तो ये 124 नंबर सेक्शन बोलता है स्टैटिस्टिक्स फर्निश करने में सेक्शन 51 के तहत अगर फेल करे ना तो 10,000 और 100 रुपये पर डे पर मैक्सिमम 25,000 पेनाल्टी। तो 122 में सब सेक्शन 1 देखा था हमने, जिसमें देखा था 10,000 या और जितना नुकसान होगा विच एवर इज हायर, 21 लिस्ट देखे थे उसमें। उसके बाद 122 में हम लोगों ने पेनाल्टी में सब सेक्शन 2 देखा था, जिसमें देखा था रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है और नॉट पेड, शॉर्ट पेड और नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी, इरोनियस रिफंड या फिर आईटीसी रॉन्गली टेकन यूटिलाइज का मामला है। तो उस सिचुएशन में अगर फ्रॉड वाला मामला है तो फिर आपका 10,000 और क्या बोलते हैं, फ्रॉड वाला मामला है तो 10,000 और जितना भी टैक्स ड्यू था विच एवर इज हायर, और नॉन फ्रॉड वाला मामला है, फ्रॉड विलफुल स्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, तो उस मामले में हमने देखा था 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यूज। 122 देखा हम लोगों ने, 123 देखा हम लोगों ने, 124 हम लोगों ने देखा। इस तरीके से हम लोगों ने 3 सेक्शन अब तक कंप्लीट किया। आगे के सेक्शन में आपको 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ना डिसिप्लिन से रिलेटेड, सॉरी जनरल पेनाल्टी। जनरल पेनाल्टी क्या बोलता है कि अगर इस एक्ट में, सीजीएसटी एक्ट में या उसके रूल में
अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रावेंशन किया तो है लेकिन उसका पेनाल्टी नहीं बताया गया है तो जनरल पेनाल्टी 25,000 रुपये तक प्रॉपर ऑफिसर लगा सकता है। गुनाह तो है लेकिन उस गुनाह का कहीं पर स्पेसिफाइड विवरण नहीं दिया गया है तो उसमें बोला गया है जनरल पेनाल्टी 25,000 तक लगाया जा सकता है। एनी पर्सन हु कॉन्ट्रावेंशन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर फॉर विच नो पेनाल्टी इज सेपरेटली प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट, वो उसको पेनाल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज, ये जनरल पेनाल्टी है। अब जनरल पेनाल्टी में भी एक डिसिप्लिन से रिलेटेड पेनाल्टी है वो कि सेक्शन 126 में बताया गया है, जो कि जनरल पेनाल्टी है लेकिन डिसिप्लिन से रिलेटेड पेनाल्टी है। इसमें ना लास्ट में लिखा गया है ना कि जो भी आपका ये जो जनरल पेनाल्टी डिसिप्लिन से रिलेटेड है ना, ये वाला सेक्शन वहीं पर अप्लाई होगा ना जहां पर कोई भी अमाउंट पेनाल्टी का या फिर परसेंटेज या फिक्स्ड अमाउंट पेनाल्टी का नहीं बताया गया है, वहीं पर ये डिसिप्लिन वाली पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, ऐसा लास्ट में लिखा गया। दिस प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन केस वेयर पेनाल्टी स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट इज ईदर ए फिक्स्ड सम और एक्सप्रेस्ड इन फिक्स्ड परसेंटेज, सम या परसेंटेज में बताया गया है। तो अब मैं यहाँ पर एक बात आपको बोलूंगा सेक्शन 126 के बारे में। सेक्शन 126 में बोलता है कि बिना किसी फ्रॉड इंटेंशन या ग्रॉस नेग्लिजेंट के कारण, अगर किसी मतलब आपका इंटेंशन फ्रॉड वाला नहीं था, आपका गलती से हो गया आपसे, तो अगर रेगुलेशन या प्रोसीजर का माइनर ब्रीच होता है, माइनर मतलब 5,000 तक का जो है ना डिपार्टमेंट के साथ गड़बड़ी, नुकसान होता है डिपार्टमेंट को मैक्स 5,000 तक का, तो उसको माइनर जो है ना ब्रीच कहा गया है। तो बिना फ्रॉड इंटेंशन या ग्रॉस नेग्लिजेंट के अगर कोई रेगुलेशन या प्रोसीजर का माइनर ब्रीच होता है या किसी डॉक्यूमेंट में ऐसा ओमिशन या मिस्टेक गलती से हो जाता है ना जिसको आसानी से रेक्टिफाई किया जा सकता है, तो इस एक्ट में कोई ऑफिसर उन गुनाहों का कारण बोलकर पेनाल्टी इंपोज नहीं करेगा। तो पहला सबसेक्शन बोलता है कि जिसको माइनर ब्रीच बोला गया है तो पेनाल्टी इंपोज मत करो। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि सबसेक्शन 2 में बोला गया है यहां पर कि ईच केस यानी कि केस टू केस बेसिस पर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखकर पेनाल्टी इंपोज किया जा सकता है। ठीक है, साथ में जो है ना ब्रीच की जो डिग्री है ना और उसकी सीवियर कितना है ब्रीच, वो भी जरूरी है कि भैया आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन गुनाह तो हुआ है, ठीक है, गलती तो हुई है, तो उसका जो है ना हर केस टू केस बेसिस पर देखकर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस देखकर पेनाल्टी लगाएगा। लेकिन पेनाल्टी बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के नहीं देगा, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर सो कॉज नोटिस देकर हियरिंग करेगा, उसके बाद ही पेनाल्टी इंपोज करेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो ऑफिसर है ना, प्रॉपर ऑफिसर जो पेनाल्टी यहाँ पर लगाता है, वो अगर ऑफिसर पेनाल्टी इंपोज कर रहा है ब्रीच ऑफ लॉ रेगुलेशन या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बोलकर, तो उस ऑफिसर को अपना जो भी ब्रीच है ना उसका नेचर बताना पड़ेगा। जो एप्लीकेबल लॉ रेगुलेशन प्रोसीजर किस कानून के तहत तुम पेनाल्टी लगा रहे हो ना, वो तो बताना पड़ेगा भैया। ठीक है, ये बात जो है साफ साफ बोला गया। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, कोई पर्सन जो है ना उससे गुनाह हो जाता है, गलती हो जाती है और वो रोते रोते आता है प्रॉपर ऑफिसर ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया था पर बोलता है भैया मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मेरे से, मेरे को माफ कर दो। मतलब अपना ब्रीच डिस्क्लोज करते हुए सर्कमस्टांसेस भी बताता है कि भैया इस वजह से ऐसे ऐसे कारण से गलती हो गई जीएसटी लॉ में या उसके रेगुलेशन में या उसके प्रोसीजर में, तो प्रॉपर ऑफिसर मिटिगेटिंग फैक्टर कंसिडर कर सकता है पेनाल्टी डिसाइड करते वक्त में कि खुद से बेचारा चल गया है, खुद से बता रहा है मैं तो इसको पकड़ नहीं पाया, तो उसका मिटिगेटिंग फैक्टर कंसिडर करेगा। ये बात जो है सेक्शन 126 बोलता है। ठीक है, और लास्ट में तो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि जो प्रोविजन होता है वो फिक्स्ड सम या फिर परसेंटेज जहां पे है वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये जनरल डिसिप्लिनरी पेनाल्टी जो है ना वो आपने यहाँ पर देखी। अब जहां तक बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अगले सेक्शन के बारे में। अगला सेक्शन हमको बोलता है सेक्शन नंबर 127, पावर टू इंपोज पेनाल्टी इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो है ना प्रॉपर ऑफिसर को आपका जो है ना क्या बोलते हैं उसको पेनाल्टी है, पर कुछ सेक्शन में जो है डिफॉल्टर नहीं है। मतलब तो उस सिचुएशन में बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। वेयर प्रॉपर ऑफिसर इन द व्यू दैट पर्सन इज लायबल टू पेनाल्टी एंड सेम इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोसीडिंग, मतलब इन सब सेक्शन में कवर्ड नहीं है, ही मे इशू एन ऑर्डर लेविंग सच पेनाल्टी आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि आप प्रॉपर ऑफिसर जो है ना डायरेक्ट पेनाल्टी इंपोज कर सकता है कुछ सेक्शन को छोड़कर। ठीक है, मतलब आपका डायरेक्ट पेनाल्टी इंपोज कर सकता है, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद डायरेक्ट पेनाल्टी इंपोज करेगा। मतलब ज्यादा कहानी नहीं है उस मामले में, डायरेक्ट पेनाल्टी इंपोज करेगा, बस एक बार आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को लगा पेनाल्टी है पर कुछ सेक्शन का डिफॉल्टर नहीं, कुछ स्पेसिफाइड सेक्शन का डिफॉल्टर नहीं है, पेनाल्टी तो है लेकिन स्पेसिफाइड सेक्शन का डिफॉल्टर नहीं है। अब ये स्पेसिफाइड सेक्शन क्या है, सेक्शन नंबर 62,
यानी कि आपका 62 बोलता है ना वो लोगों के बारे में ना जिन लोगों ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, जिनने रिटर्न नहीं फाइल नहीं किया वो सेक्शन 62 में आता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन नंबर 63 में आता है। समरी असेसमेंट जो है वो आपका सेक्शन नंबर 64 में आता है। उसके बाद जहाँ तक बात करते हैं सेक्शन 73 74 तो आपको पता ही है कि नॉट लेवी, शॉर्ट लेवी, नॉट पेड, शॉर्ट पेड और यूनियस रिफंड, ये 5 मामले हैं। अगर फ्रॉड वाला मामला है तो 74 में और नॉन फ्रॉड वाला मामला है तो 73 में आता है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ पर जो 127 में पावर दिया गया है, हाँ एक और सेक्शन है 129, वो बोलता है ना कि जो डिटेंशन या सीजर कर लिया जाता है ना गुड्स या उसके कन्वेंस का, तो वो मामला, और सेक्शन 130 मामला वो भी आपका जो है ना कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड है। ठीक है, कॉन्फिस्केशन से रिलेटेड है, तो कॉन्फिस्केशन, डिटेंशन, फ्रॉड, 73 74, उसके बाद रिटर्न नहीं फाइल करने वाला, अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट और समरी असेसमेंट, इन सब का मामला नहीं है ना, तो एक सिंपल रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद डायरेक्ट पेनाल्टी इंपोज कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर, ऐसा सेक्शन 127 बोलता है कि उनके पास पावर है। अब जहाँ तक बात करते हैं सेक्शन 128 के बारे में, सेक्शन 128 हमको क्या बताता है, ये बताता है कि आपका पावर टू वेव पेनाल्टी फीस और बोथ, मतलब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से पार्ट या फुल पेनाल्टी का क्या बोलते हैं गवर्नमेंट वेवर कर सकती है किसी क्लास ऑफ पर्सन को या उसका सर्कमस्टांसेस को बताते हुए, किसी क्लास के पर्सन को, किसी एक पर्सन को नहीं, किसी क्लास ऑफ पर्सन को या किसी सर्कमस्टांसेस में फॉल करने वाले पर्सन को वेव कर सकते हैं पेनाल्टी फीस या बोथ। जैसे मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ गया या फिर आपका जो है ना सुनामी आ गई उड़ीसा में या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, जो कि कोई पार्टिकुलर जगह या पार्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन अगर ही केवल फेस कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से पार्ट या फुल पेनाल्टी को वेव कर सकती है। अब ये कौन सा पेनाल्टी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो 122 वाला पेनाल्टी जो हम लोगों ने 21 ऑफेंस और सबसेक्शन 2 देखा था, 123 वाला पेनाल्टी जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न फर्निश करने में स्पेसिफाइड लोग फेल कर जाते हैं, 125 वाला जनरल पेनाल्टी 25,000 तक का जो पेनाल्टी था वो, और उसके बाद जो है ना डिले इन फाइलिंग रिटर्न वाला पेनाल्टी, ये सेक्शन नंबर 47 में बताया गया। तो ये सारे पेनाल्टी जो होते हैं ना उन सबको वेवर कर सकता है। तो कौन कौन से पेनाल्टी को, 122 वाला पेनाल्टी, उसके बाद इंफॉर्मेशन रिटर्न वाला पेनाल्टी, जनरल पेनाल्टी, उसके बाद आपका जो है ना रिटर्न फाइल करने में डिले, ये सारी जो 4 पेनाल्टी है ना उसको गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू पार्ट या फुल आपका क्या कर सकता है, पार्ट या फुल क्षमा कर सकता है, यानी कि आपका वेवर वगैरह सब कर सकता है। तो ये हम लोगों ने 128 सेक्शन देखा। अब हम लोग बात करते हैं हमारे इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक के बारे में, सेक्शन 129 एंड 130 के बारे में, डिटेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। जो भी गुड्स एंड कन्वेंस जो होता है ना उसको डिटेन करना, सीज करना और रिलीज करना, ये बात बताई गई है। उसके अलावा एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है डिटेंशन और सीजर के अलावा कॉन्फिस्केशन। कॉन्फिस्केशन सेक्शन नंबर 130 में बताया गया, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनाल्टी, गुड्स एंड कन्वेंस का कॉन्फिस्केशन कर लेना और डिटेंशन कर लेना, ये 2 बातें को हम लोग एक साथ देखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको सेक्शन 129 डिटेंशन के बारे में पहले बताता हूँ। पूरे एक्ट को ओवरराइड करके यहाँ पर बोला गया है कि अगर पर्सन जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट करता है ना या स्टोर करता है ट्रांजिट के दौरान किसी वेयरहाउस वगैरह में रास्ते में स्टोर करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो अगर आपने ट्रांसपोर्ट किया है या फिर स्टोर किया है ओवरराइड करते हुए कि जो कानून है ना या उसका रूल है ना, एक्ट या उसके रूल को, तो आपका गुड्स और उसका कन्वेंस और रिलेटेड डॉक्यूमेंट सारे के सारे लायबल फॉर डिटेंशन या सीजर हो जाएंगे, सारे के सारे लायबल फॉर डिटेंशन या सीजर हो जाएंगे। अब गुड्स एंड कन्वेंस का डिटेंशन या सीजर के बाद क्या होगा, अगर आपका सीजर हो जाएगा तो आपका दो ऑप्शन है। यहां पर ध्यान से सुनना आप मेरी बात को, कि अगर ओनर खुद से आ जाता है, ओनर कम फॉरवर्ड टू पे, ओनर बोलता है कि डिटेंशन एंड सीजर में खुद ही आ जाता है, भैया बोलता है कि डिटेंशन एंड सीजर का मामला में कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है कि कम फॉरवर्ड टू पे, अगर पे करने के लिए हो जाता है तो फिर बात आती है कि नॉर्मल गुड्स है या एग्जम्प्टेड गुड्स है, उसके हिसाब से आपका पेनाल्टी लगेगा। जहां तक बात करते हैं, और उसका रिलीज कर दिया जाएगा उसके बाद। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो कम फॉरवर्ड नहीं होता है, आता नहीं है, आगे बढ़कर खुद नहीं आता है डिटेंशन होने के बाद, तो उस सिचुएशन में नॉर्मल गुड्स हो और एग्जम्प्टेड गुड्स हो, वो मामले में मतलब हम लोग यहाँ पर 2 कैटेगरी बांटे, पहला कम फॉरवर्ड, दूसरा नॉट कम फॉरवर्ड। उसके बाद उस दोनों कैटेगरी में 2 कैटेगरी बांटे, नॉर्मल गुड्स और एग्जम्प्टेड गुड्स। इस तरीके से सेक्शन 129 को जो है वो पढ़ने का मामला आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कहानी की शुरुआत की थी सेक्शन 129 की, कि भाई साहब अगर कोई गुड्स को ट्रांसपोर्ट या स्टोर करता है या उसमें इन्वॉल्व है एक्ट या प्रोविजन को ओवरराइड करते हुए, तो उस सिचुएशन में आपका जो है ना गुड्स और कन्वेंस दोनों
लायबल फॉर डिटेंशन हो जाएगा। अब यहां पर ओनर अगर कम फॉरवर्ड करता है पे करने के लिए, तो एप्लीकेबल टैक्स प्लस पेनाल्टी जो है आप 100% टैक्स के बराबर दे देते हो नॉर्मल गुड्स के मैनर में, या फिर स्पेसिफाइड फॉर्म एंड मैनर में आप सिक्योरिटी फंडिंग कर देते हो। मतलब आप या तो सिक्योरिटी फंडिंग करो या फिर पूरा पेनाल्टी के साथ पूरा टैक्स का पेमेंट कर दो। तो उस परिस्थिति में नॉर्मल गुड्स के केस में और एग्जेम्प्टेड गुड्स के केस में बोला कि कम फॉरवर्ड के मामले में एग्जेम्प्टेड गुड्स में बोला 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स के इक्विवेलेंट या 25,000 विचएवर इज लोअर का पे कर दो या उतना इक्विवेलेंट का सिक्योरिटी जमा कर दो। यहां पर गौरतलब यह है कि एग्जेम्प्टेड गुड्स में 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स बोला, डिटेंशन जो डिटेंशन सीजर हो गया है आपका ना, तो बोला एग्जेम्प्टेड गुड्स के मामले में 2% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स का 2%, और ओनर कम फॉरवर्ड में नॉर्मल गुड्स के बारे में बोला एप्लीकेबल टैक्स और 100% पेनाल्टी दे दो भैया, ठीक है, या फिर बराबर का सिक्योरिटी फंड कर दो। अगर ओनर कम फॉरवर्ड नहीं होता है तो नॉर्मल गुड्स में बोला कि एप्लीकेबल टैक्स प्लस 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स रिड्यूस बाय टैक्स अमाउंट। अब यहां पर देख लो कि एक में तो बोला कि वहां पर तो बोला था कि 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड के मामले में, ठीक, 2% वैल्यू ऑफ गुड्स एग्जेम्प्टेड के मामले में। यहां पर बोलता है कि ओनर खुद कम फॉरवर्ड नहीं करता है, तो उसका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा ना कि अब तक तो 100% टैक्स एंड पेनाल्टी आपसे मांग रहा था, लेकिन आप कम फॉरवर्ड नहीं आए हो आगे चल के, तो टैक्स प्लस पेनाल्टी 50% ऑफ वैल्यू ऑफ सच गुड्स माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब वहां पर उतना इक्वल पे करो या फिर सिक्योरिटी फंड करो। लेकिन अगर मान लीजिए कि ओनर डज नॉट कम फॉरवर्ड में एग्जेम्प्टेड गुड्स का मामला है, तो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विचएवर इज लोअर, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विचएवर इज लोअर। ये जो पेनाल्टी के बारे में जो पूरी कहानी जो है ना सबसेक्शन 1 में आप दिया गया है, सो जो मैंने लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज वहां से आप एक बार रीड जरूर कर लेना, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यहां पर हम लोगों को बात करते हैं कि यहां पर डिटेंशन एंड सीजर के मामले में अगर मान लीजिए कि आपका गुड्स या फिर उसका कन्वेंस जो होता है उसका आपका प्रोविजनल बेसिस पे भी छोड़ सकता है आपको। आप अगर टैक्स का प्लस पेनाल्टी का पेमेंट कर देते हो तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको पहुंचना कहीं जरूरी है, तो प्रोविजनल बेसिस पर भी आपको रिलीज कर दिया जा सकता है। ऐसा बताया गया है सेक्शन नंबर 67 का सबसेक्शन 6 में प्रोविजनल रिलीज के बारे में बताया गया है। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्रॉपर ऑफिसर डिटेन या सीज कर लिया है आपका गुड्स या कन्वेंस, तो वो आपको नोटिस इशू करेगा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी पेमेंट करने का। आपको सेक्शन 129 के सबसेक्शन 1 जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना, ये 2% या 5% वाला मामला या 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स मामला, ठीक है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी और बीइंग हर्ड देकर आपको जो है वो नोटिस देगा, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि नोटिस देगा तो आपको सारे प्रोविजन को कंप्लाई करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली। अब यहां पर एक बात लिखी गई है कि आपका अगर मान लीजिए कि जो भी आपको ऑर्डर आता है उसके जो है ना मतलब ऑर्डर के हिसाब से आप 14 दिनों के अंदर में पेमेंट अगर कर देते हो ना, पहले ये पीरियड 7 दिनों का था लेकिन अब 14 डेज का पीरियड हो गया है बढ़ाकर, ठीक है, अमेंडमेंट के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए कि आपका डिटेंशन या सीजर के 14 डेज के अंदर में आप सारा पेमेंट क्लियर कर देते हो ना, तो फिर प्रोविजन को कंक्लूड माना जाएगा। लेकिन अगर 14 दिनों के अंदर में आपने पे नहीं किया तो फिर आपका 130 का कॉन्फिस्केशन स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, कॉन्फिस्केशन स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्फिस्केशन का मतलब आपका गुड्स या कन्वेंस गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन जाएगी, ठीक है, डिटेंशन या सीजर के 14 दिनों के अंदर में आपने पे नहीं किया तो, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो 14 दिनों की सीमा है उसको प्रॉपर ऑफिसर कम भी कर सकता है अगर मान लीजिए कि डिटेन या सीज गुड्स पेरिसेबल या हजार्डस नेचर का है। जी हाँ, पेरिसेबल या हजार्डस नेचर का है तो वो जो समय सीमा है उसको कम भी किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में। यहाँ पर सेक्शन नंबर 130 बोलता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और पेनाल्टी गुड्स और कन्वेंस, ठीक है। अब कॉन्फिस्केशन जो सेक्शन नंबर 130 बताता है, ये बताता है आपका कि आप एक्ट को ओवरराइड करके, पूरे एक्ट को ओवरराइड करके सेक्शन 129 130 आता है, वो सारे एक्ट को ओवरराइड करके अपना ही वर्चस्व जताता है। यहाँ पर बोला गया कि अगर एक्ट या रूल के कॉन्ट्रावेंशन में कोई गुड्स सप्लाई करता है या कोई रिसीव करता है इवेड करने के इंटेंशन से, ठीक है, पहला कारण ये बताया गया सेक्शन 130 में। दूसरा बोला कि अकाउंट नहीं करता है गुड्स का जिसके लिए वो लायबल था, या बिना रजिस्ट्रेशन के लिए सप्लाई करता है, बिना रजिस्ट्रेशन लिए सप्लाई करता है, भले लायबल था सेक्शन 22 के टर्नओवर के हिसाब से या सेक्शन 24 के कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, लेकिन आप लायबल होने के बाद भी सेक्शन 25 के हिसाब से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, या फिर एक्ट या रूल का कॉन्ट्रावेंशन किया टैक्स को इवेड करने के इंटेंशन से। यहाँ पर जो है ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई है, जो आप देख सकते हो कि पॉइंट 1 नंबर 1 2 3 4 करके बताया गया है। उसके अलावा बताया गया है कि आपने जो कॉन्ट्रावेंशन वगैरह सब किया है इवेड करने के इंटेंशन से,
तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका कॉन्फिस्केशन हो जाता है। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, सेक्शन 130 के हिसाब से कॉन्फिस्केशन हो जाता है। उसके अलावा रीजन बताया गया है कि अगर आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन में कन्वेंस यूज किया है एक्ट रूल वगैरह का कॉन्ट्रावेंशन करके, तो उस सिचुएशन में गुड्स और कन्वेंस जो है वो आपका लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन होगा और 122 का पेनाल्टी जो पहला पेनाल्टी देखा था वो लगेगा। अब जहां तक बात करते हैं कि कन्वेंस भी आपका, गुड्स के साथ साथ कन्वेंस को भी आपका कॉन्फिस्केशन कर लिया जाएगा अनलेस ओनर या उसका जो कन्वेंस है ना, गाड़ी, उसका ओनर या एजेंट या पर्सन इंचार्ज प्रूव करता है कि उसको पता भी नहीं था कि उसके गाड़ी में ये चीज ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कंसाइनर के द्वारा। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इट मीन्स यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो गाड़ी का ओनर है ना, उस पर जो सामान है ना, उसके पास बचने की उसकी पहली अपॉर्चुनिटी है कि ओनर, जो गाड़ी का ओनर है या उसका एजेंट या पर्सन इंचार्ज है ना, वो प्रूव कर देता है। उतना आसान नहीं है प्रूव करना, नहीं तो फिर उसका गुड्स एंड कन्वेंस दोनों जो है वो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन होगा और 122 का पेनाल्टी लगेगा। ठीक है, अब यहां तक बात करते हैं कि कॉन्फिस्केशन होता है तो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि जब भी कॉन्फिस्केशन होगा तो वहां पर आपका पेनाल्टी इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन का ऑप्शन दिया जाएगा। जी हाँ, कॉन्फिस्केशन मत करवाओ, आप अपना गुड्स एंड कन्वेंस का पेनाल्टी दे दो और जाओ, आपको जल्दी जाना तो पेनाल्टी दे दो और जाओ। जैसे आपकी फोटो खींच लेता है बाइक की ट्रैफिक पुलिस वाला और बोलता है कि भैया तुमको जल्दी है, जाओ ना ऑफिस, मेरे को क्या है, और वो क्या करेगा, आपको चालान काट देता है। तो वैसे ही यहाँ पर बोलता है कि कॉन्फिस्केशन के बदले में पेनाल्टी का ऑप्शन दिया जाता है। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका जो फाइन होगा ना, वो आपका क्या बोलते हैं, मिनिमम होगा। जो मिनिमम होगा ना, वो सेक्शन 129 के हिसाब से जो पेनाल्टी एंड फाइन बनता है, अभी अभी जो हम लोगों ने देखा था डिटेंशन एंड सीजर वाला, उसके हिसाब से जो पेनाल्टी एंड फाइन बनता है। मैक्सिमम होगा गुड्स का जो मार्केट वैल्यू है ना, मैक्सिमम गुड्स का जो मार्केट वैल्यू है माइनस टैक्स का अमाउंट। तो मैक्सिमम जो है ना, जो पेनाल्टी जो बोला गया है इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन, उसमें ऑप्शन होगा मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बता दिया गया है। सबसेक्शन 2 में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका सबसेक्शन 2 है जिसमें यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर कन्वेंस का जो भी आपका कन्वेंस पर जो गुड्स है, अगर मान लीजिए कि गुड्स है, अब उसका उस पर जितना टैक्स बनता है उतना अगर कन्वेंस का मालिक दे देता है ना, कन्वेंस का मालिक के पास बचने का दूसरा ऑप्शन, पहले तो प्रूव कर दे कि भैया हमको पता ही नहीं था। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो उस पर जो गुड्स है ना, उस पर जितना टैक्स बनता है वो दो, टैक्स वगैरह सब जो दो उस गुड्स का, और सामान उतारो और अपनी गड्डी ले जाओ। ठीक है, ये बात प्रोवाइडेड करके यहाँ पर बताई गई है। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन यहाँ पर जो है ना, वो टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी का बदले में नहीं है, टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी के एडिशन में है। ठीक है, एडिशन में है, तो टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी के एडिशन में है। अब यहाँ पर आपका ना पेनाल्टी ऑर्डर लग सकता है ना कॉन्फिस्केशन हो सकता है बिना अपॉर्चुनिटी के, अपॉर्चुनिटी तो दिया ही जाएगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो दिया ही जाएगा। अब जहां तक बात करते हैं, अगर कॉन्फिस्केशन हो गया ना, तो गुड्स एंड कन्वेंस किसका माना जाता है, तो सरकार का माना जाता है। गुड्स एंड कन्वेंस वेस्ट विद गवर्नमेंट माना जाता है। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका जो प्रॉपर ऑफिसर होता है ना, वो कॉन्फिस्केशन ऑर्डर के बेसिस पर जो प्रॉपर ऑफिसर जो होता है ना, वो पोजेशन ले लेगा गुड्स का और कन्वेंस का, और उसमें वो पुलिस का भी हेल्प ले सकता है। ऐसा नहीं कि पुलिस को नहीं बुला सकता, फोन करके लोकल पुलिस थाने को बोल सकता है कि भैया हमको ऐसे ऐसे करके कॉन्फिस्केशन करना है, सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से आप हमारी मदद करो, हमको कोई टेंशन दे रहा है। ठीक है, तो पुलिस आ जाएगा उसकी मदद करने के लिए। तो ये सारी बातें जो है ना, यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब जहां तक बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने कॉन्फिस्केशन के बाद सरकार से आपने नहीं छुड़ाया, जो टाइम लिमिट वगैरह सब दिया गया था, तो वो आपके गुड्स को, कन्वेंस को बेच करके रिकवरी कर सकता है। कंडीशन की फाइन इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन पेमेंट करने का 3 महीने जो है वो बीत चुका है, मतलब 3 महीने के बाद ही वो जो है वो उसको बेच सकता है। ठीक है, ये बात हम लोगों को पता चली। इसके अलावा जो है कुछ सेक्शन यहाँ पर आता है, सेक्शन 131। ठीक है, सेक्शन 131, ये सेक्शन 131 क्या कहता है आपको, ये बोलता है कॉन्फिस्केशन और पेनाल्टी नॉट टू बी इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट। जी हाँ, पेनाल्टी या कॉन्फिस्केशन का मतलब ये नहीं कि अदर पनिशमेंट से आप बच जाओगे, अदर पनिशमेंट तो लगेगा ही। अब भैया मेरा कॉन्फिस्केशन हो गया, मेरे को इतना पेनाल्टी लगे, मेरे को बाकी जीएसटी का काय को प्रोविजन लगा रहा हो, नहीं, आपको लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। अब जहां तक बात करते हैं कि कुछ ऑफेंस के लिए पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर जो है सेक्शन 132 की कहानी आती है। कुछ ऑफेंस के लिए पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर जो है ना, बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो लिस्ट दिया गया है, जिसमें ऑफेंस में पनिशमेंट के बारे में बताया गया है।
अब जहाँ तक बात करते हैं कि जो पनिशमेंट है, लंबा चौड़ा जो लिस्ट बताया गया ए बी सी डी करके दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है, बचपन में भी नहीं छोड़ता था, अभी भी नहीं छोड़ रहा है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ से ऊपर का मामला है, तो भैया फाइन तो लगेगा ही, साथ में 1 साल के लिए जेल जा सकते हो। 2 करोड़ से ऊपर का मामला है तो 3 साल के लिए जेल जा सकते हो। 5 करोड़ से ऊपर का मामला है तो 5 साल के लिए जेल जा सकते हो, ठीक है। लेकिन मिनिमम 6 महीने का जो है ना, वो आपका क्या बोलते हैं, पनिशमेंट होगा ही, अनलेस आपका स्पेशल या एडिक्वेट रीज़न है तो बच सकते हो। लेकिन मिनिमम 6 महीने तक का आपको जनरली जो है वो आपका जेल वगैरह सब होगा ही। तो ये सेक्शन को एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको सेक्शन नंबर 132, 133 इसकी कहानी जो है डिटेल में सुनाऊंगा। 134 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, उसके बाद 135 हो गया। ये सारे सेक्शंस जो है ना मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की उम्मीद करता हूँ कि पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन का पहला भाग आपको पसंद आया होगा।